हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल बाल्यान क्लासेस में। मैं संजीव बाल्यान स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुलाम वंश में अगला जो राजवंश है खिलजी वंश पर है। यानी कि गुलाम वंश के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? खिलजी वंश को पढ़ने वाले हैं। जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का जो शासन काल है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी का इसका शासन काल है और इसमें 4 से 5 शासक हुए हैं। इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो पहली वीडियो है इसकी पार्ट 1 दिल्ली सल्तनत की, उसमें मैं बता चुका हूँ कि कितने इसमें शासक हुए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक था। एक बार फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। तो इसका जो शासनकाल है खिलजी वंश का वो 1290 से लेकर के 1320 का शासनकाल है। कुल मिलाकर के 30 वर्षों का इसका शासनकाल है। कितने का है? 30 वर्षों का इसका शासनकाल है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासनकाल खिलजी वंश का ही है। इसमें कुल मिलाकर 4 से 5 शासक हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो है वो आता है फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जो दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण शासक, हालांकि ये खिलजी वंश का पहला शासक है लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण शासक है। सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें अलाउद्दीन खिलजी है और दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन सा है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था यही खिलजी वंश का संस्थापक होता है, जो 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन करता है। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो खिलजी थे आखिर इनको खिलजी क्यों कहा गया और ये भारत क्यों आए हैं? क्या कारण है? वो कौन सी बातें हैं कि जिसके कारण हमको इन खिलजियों का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है? तो एक बार हम इनके बारे में देख लेते हैं। जो तुर्किस्तान है वहाँ के ये रहने वाले थे। तो तुर्किस्तान के कुछ निवासी अफगानिस्तान में आकर के बस गए। अफगानिस्तान में एक जगह है खिल्ज। अफगानिस्तान में एक जगह है खिल्ज और खिल्ज जो है हेलमंद नदी घाटी के समीप है। एक नदी बहती है हेलमंद, उसकी नदी घाटी के समीप एक प्रदेश है जिसका नाम है खिल्ज। वहां के जो निवासी थे उनको खिलजी कहा गया। वहां के जो निवासी थे उनको क्या कहा गया? खिलजी कहा गया। और ये खिलजी भारत में नौकरी के लिए आए थे, रोजगार के लिए आए थे। किसी कोई भी इनका आक्रमण करने का या साम्राज्य विस्तार करने का कोई उद्देश्य नहीं था, या धन लूटना इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना था, रोजगार करना था। तो ये रोजगार की तलाश में भारत में आए थे और भारत में ही ये अन्य सुल्तानों की शरण में रह करके क्या करने लगे? रोजगार करने लगे, नौकरी करने लगे। इन्हीं खिलजी में से एक आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये बलबन के समय में ही एक सेना नायक के पद पर होता है। बलबन के समय में ही किसके पद पर होता है? एक सेना नायक के पद पर होता है। ये बड़ा ही अच्छा सेनापति भी था। बलबन के बलबन के बाद जो बलबन का पुत्र होता है कैकुबाद, कैकुबाद के समय में इसका राजनीतिक जो जीवन होता है वो शुरू होता है जलालुद्दीन का। ठीक है, तो हमको ये जो जलालुद्दीन है इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं जलालुद्दीन के बारे में। तो हमको जलालुद्दीन के बारे में क्या पढ़ना है? जलालुद्दीन का प्रारंभिक जीवन पढ़ना है। इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? जलालुद्दीन के कोरोनेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि सिंहासन रोहन के बारे में पढ़ना है। इसने कब सिंहासन प्राप्त किया था और कहाँ किया था, किन परिस्थितियों में इसने सिंहासन प्राप्त किया था।
फिर इसमें इसका मूल्यांकन देखते हैं कि ये जो मूल्यांकन में ये जो जलालुद्दीन था किस तरह का व्यक्ति था, ये उदारवादी था या निरंकुशवादी था, ये किस तरह का व्यवहार करता था, वो सब इसके मूल्यांकन में देखेंगे। इसी में हमको पढ़ना है इसके समय में क्या क्या विद्रोह हुए थे और जो विद्रोह हुए थे वे किसने किए थे। इसी के समय में पढ़ेंगे कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने कौन कौन से अभियान किए थे और किसके विपरीत या विरुद्ध अभियान इसने किए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वध कब होता है, कौन इसका वध करता है और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो इन पहलुओं के तहत हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमको जो है इतिहास जो है एक कहानी के रूप में पढ़ना है, और जो कहानी है वो ओरल ज़्यादा समझ में आती है, मौखिक ज़्यादा समझ में आती है, इतनी लिखी हुई समझ में नहीं आती। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ वही बातें लिख रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। तो आपको भी ध्यान रखना, नोट्स बनाते समय सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगा। ठीक, तो इसी के साथ शुरू करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन को। ये जो खिलजी है इसके प्रारंभिक जीवन को शुरू करते हैं तो 1220 के आसपास इसका जन्म होता है। कब होता है? 1220 के आसपास इसका खिलज में क्या होता है, जन्म होता है। और ये फिर भारत में आता है और भारत में आकर के ये बलबन के समय में यहाँ पर नौकरी करता है, बलबन की सेना में भर्ती हो जाता है, सेना नायक के पद पर। सेना नायक के पद पे क्या हो जाता है, भर्ती हो जाता है। 1290 ईस्वी में जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की ये क्या करता है, स्थापना करता है, यानी कि 1290 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। इसके बाद ये जो थे, ये जो खिलजी थे ये क्या थे, ये तुर्क थे, और इसकी जो उपाधि थी वो शाइस्ता खां थी। ये जो जलालुद्दीन है इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी, शाइस्ता खां थी। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन कर सकता है कि जो ये उपाधि थी शाइस्ता खां, इसको किसने दी थी और क्यों दी थी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो शाइस्ता खां उपाधि बलबन वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दी गई है, वो बलबन के पुत्र कैकुबाद ने दी थी। किसने दी थी, कैकुबाद ने। और शाइस्ता खां का मतलब होता है एक सीधा साधा उदार व्यक्ति, सीधा साधा उदार सच्चा व्यक्ति, वही क्या कहता है, शाइस्ता खां कहता है। और ये उदार भी था, बड़ा ही उदार था। तो इसी वजह से इसको क्या उपाधि दी गई, शाइस्ता खां की उपाधि। और किसने दी थी, कैकुबाद ने। एक प्रोफेसर आते हैं या फिर एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्ला। क्या नाम है, मोहम्मद हबीबुल्ला। वो इस खिलजी वंश को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो खिलजी वंश है एक नई क्रांति है, और इसको जो है खिलजी क्रांति के, इसको जो है खिलजी क्रांति का नाम वे दे देते हैं। कौन, हबीबुल्ला। हबीबुल्ला इस क्रांति को क्या नाम देते हैं, खिलजी क्रांति। वे खिलजी क्रांति नाम क्यों देते हैं, वे नाम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि इस समय में भारत में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे राजनीतिक में परिवर्तन आता है, सामाजिक में परिवर्तन आता है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इन सभी परिवर्तनों को देखते हुए हबीबुल्ला कहते हैं कि ये एक नई क्रांति है जो खिलजी क्रांति, जो खिलजियों के समय में आई, तो इसलिए इसने क्या नाम दे दिया, इसको खिलजी क्रांति नाम दिया। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया है कि जो खिलजी क्रांति कहा गया है खिलजी को, ये किसने कहा है, ये किस इतिहासकार ने इसको खिलजी क्रांति कहा है, या खिलजी जो शासन काल है उसको खिलजी क्रांति किसने कहा, हबीबुल्ला ने। तो याद रखना है। तो 1290 ईस्वी में अब बात करते हैं इसके राज्याभिषेक की। बात किसकी करते हैं, इसके राज्याभिषेक की। तो कैकुबाद का एक पुत्र होता है क्यूमर्स। क्यूमर्स जो होता है
नवजात अवस्था में ही गद्दी पर बैठ जाता है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ही वो कहाँ बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। और उसका जो अंगरक्षक होता है, कौन होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसकी क्या करता है, देख रेख करता है, उसका अंगरक्षक होता है। तो कहते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये एक अच्छा समय पाकर के कैमूर्स की हत्या कर देता है। जब कैमूर्स की हत्या कर देता है, उसके बाद ये 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है और गद्दी पर बैठता है। जब ये अपना राज्याभिषेक कर रहा होता है 1290 ईस्वी में, तो ये जो है अपना राज्याभिषेक किलो खोरी के महल में करता है। कहाँ करता है ये राज्याभिषेक, कहाँ करता है, किले खोरी के महल में करता है। किसके महल में, किले खोरी के महल में। और ये जो किले खोरी का महल है, ये कैकुबाद बनवाता है दिल्ली में, याद रखना। ये जो किले खोरी का महल है, कौन बनवाता है, कैकुबाद बनवाता है, दिल्ली में बनवाता है। और इस समय जब ये राज्यारोहण करता है, यानी कि गद्दी धारण करता है, तो इस समय इसकी उम्र है 70 वर्ष। एक वृद्ध अवस्था में ये जो है राजा बनता है। जलालुद्दीन एक वृद्ध अवस्था में क्या बनता है, राजा बनता है। और इतनी वृद्ध अवस्था में, इतनी उम्र में, तो आदमी वैसे ही उदार होने लगता है। चाहे कोई कितना भी निरंकुशवादी हो, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो उदारवादी होने लगता है। अब देखते हैं कि ये जो खिलजी था, फिरोज खिलजी, बलबन के समय में क्या था। तो ये बलबन के समय में जो सीमावर्ती, जो सीमा पर लगे हुए जो प्रदेश होते हैं, उनका क्या था, ये उनका राज्यपाल था, यानी कि सूबेदार था। इन सीमावर्ती राज्यों में ही एक राज्य आता है समाना। क्या आता है, समाना। और ये जो समाना है, समाना का क्या था, सूबेदार था। लेकिन समाना का सूबेदार ये किसने बनाया था, कैकुबाद ने बनाया था। किसने बनाया था, कैकुबाद ने बनाया था। कैकुबाद ने जब इसको समाना का सूबेदार बनाया, तो एक पदवी दी थी, और उस पदवी का क्या नाम है, सर ए जहांदार, यानी कि अंगरक्षक। सर एक जहांदार यानी कि अंगरक्षक। अंगरक्षक की उपाधि इसने दी थी कैकुबाद ने। किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दी थी। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसके समय में पागल हाथियों का भी समूह था। कैसे था, पागल हाथियों का समूह था। क्योंकि ये उदारवादी तो था, लेकिन कहीं कहीं ये निरंकुशवादिता का भी परिचय देता है। थोड़ा सा कहीं न कहीं ये कठोर भी दिखाई देता है। अब ये कहाँ कठोर दिखाई देता है वो आगे बताऊंगा मैं। लेकिन इसमें मैं बता दूं, जब ये कठोरता दिखाता है, तो जो इनका वो होता है, दुश्मन होता है, उसको सजा देने के लिए उसने पागल हाथियों को रखा हुआ था। तो इन पागल हाथियों में उसको क्या करता था, छोड़ देता था। तो ये पागल हाथियों का जो समूह था, वो किसके समय में था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय था। ये जो है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, उदार नीति का और हस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। यानी कि किसी के भी उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करता, और उदार नीति का पालन करता है, कठोरता का पालन नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जो शासक हुआ था बलबन, वो लोभ एवं रक्त की नीति का पालन करता था, निरंकुशवादिता का पालन करता था। उस नीति को त्याग करके फिरोज खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई, उदारवादिता की नीति अपनाई। और ये क्या करता था, ये हस्तक्षेप की नीति थी, यानी कि हस्तक्षेप ये नहीं करता था। उसके बाद देखते हैं जलालुद्दीन का मूल्यांकन, जलालुद्दीन किस तरह का व्यक्ति था। तो जो जलालुद्दीन था, ये उदार था, विनम्र था और दयालु व्यक्ति था। परंतु शाही पद के लिए ये अयोग्य था। कैसा था, अयोग्य था। क्योंकि शाही पद के लिए थोड़ा तो कठोर होना चाहिए, वो भी उस गद्दी के लिए जिस गद्दी पर वारा का न्यारा तलवार की धार के कारण होता है।
यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है वही राजा बनता है जिसकी तलवार में धार हो। और तलवार में धार का मतलब ये हुआ कि जो कठोर शासक होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा, और ये गुण इसमें नहीं थे। तो इसलिए ये क्या था, एक अयोग्य शासक था। शाही पद के लिए क्या था, ये अयोग्य शासक था। हालांकि ये जो था बड़ा ही कुशल सेनापति था। बलबन के समय इसने कई विद्रोह में जो है भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। इतना कमजोर भी नहीं था, लेकिन हाँ ये शाही पद के लिए जो था अयोग्य था। रक्तपात से ये क्या करता था, घृणा करता था कि भाई ये जो है रक्तपात नहीं करना चाहिए। ये रक्तपात से क्या करता था, घृणा करता था। सुल्तान बनने के बाद युद्ध व आक्रमण की नीति का क्या करता है, ये त्याग कर देता है। देखो जब ये सुल्तान बनता है तो एक तो ये वृद्ध अवस्था में सुल्तान बनता है। उस समय में जो दिमाग होता है वो सही रास्ते की तरफ ज्यादा चलता है। आदमी विनम्र होता चले जाता है, दयालु होता चले जाता है। भले ही उसने जवानी में कितने ही काम किए हो, कितना ही कठोर नीति का पालन किया हो, लेकिन वो फिर धीरे धीरे नरम होता चले जाता है। और ये ऐसा ही था। तो जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बन जाता है तो ये क्या करता है, ये युद्ध नीति को क्या करता है, त्याग देता है। युद्ध और आक्रमण की नीति को त्याग देता है। जलालुद्दीन खिलजी यानी कि जे के पहला सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने जो विरोधी है उनको दंड दिया था। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने विरोधियों को भी संतुष्ट करने का प्रयत्न किया और संतुष्ट किया भी। अगर किसी ने कोई गलती भी कर दी तो ये कहता था कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए। ये उसको क्या करता था, क्षमा कर देता था। तो उदार नीति का इसने परिचय दिया है। फिरोज के शासन की जो फिरोज है, फिरोज के शासन काल की विस्तृत जानकारी एकमात्र पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलती है। एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी लिखता है। ये बरन का रहने वाला था इसलिए इसको बर्नी कहा गया। जैसे ये खिलजी के रहने वाले इनको क्या कहा, खिलजी कहा गया, ऐसे ये इसका नाम जियाउद्दीन था लेकिन इसको बर्नी कहा गया क्योंकि ये बरन का रहने वाला था जो यूपी में पड़ता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख फिरोज शाही जिसमें जो फिरोज खिलजी है इसके शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तारीख फिरोज शाही है ये एक बायोग्राफी है, ये एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये एक बायोग्राफी है फिरोज तुगलक की। किसकी, फिरोज तुगलक की, जो तुगलक वंश का शासक था। फिरोज खिलजी की नहीं है ये आत्मकथा, किसकी है, फिरोज तुगलक की है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के शासनकाल में इसको लिखा गया था और उसी फिरोज तुगलक को ये पुस्तक समर्पित की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। किसको, फिरोज तुगलक को। जो फिरोज तुगलक था उसको नहरों का निर्माता कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा नहरें उसी ने बनवाई थी, या नहरों की जो शुरुआत की थी सबसे ज्यादा उसी ने की थी। बहुत ज्यादा उसने शहर बसाए थे, वो शहरों का भी क्या है, निर्माता है फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हम जिसको पढ़ रहे हैं वो फिरोज खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। और ये जो पुस्तक की बात कर रहा है तारीख फिरोज शाही, ये फिरोज तुगलक की बात कर रहा है, ना कि फिरोज खिलजी की। हाँ उसमें फिर तारीख फिरोज शाही में इस फिरोज खिलजी के शासनकाल की विस्तृत जानकारी जरूर मिलती है। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही बारीकी से। फिरोज के शासनकाल की विस्तृत जानकारी एक पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलती है जो बर्नी ने लिखी थी, जो फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। कुतुबुद्दीन अलवी, देखो ये जो था फिरोज खिलजी जो था ये साहित्यकारों को भी संरक्षण देता था। इसने कई साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था जिनके क्या क्या नाम थे, कुतुबुद्दीन अलवी, मुइद जर्मी, कुतुबुद्दीन अलवी, मुइद जर्मी और अमीर खुसरो।
आदि विद्वानों को फिरोज का संरक्षण प्राप्त था। तो ये तो बात हुई है फिरोज खिलजी के प्रारंभिक जीवन की, राज्यारोहण की और इसके मूल्यांकन की। अब बात करते हैं इसके विद्रोह की, यानी कि इसके समय में क्या क्या विद्रोह हुए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजा कोई भी हो, चाहे वो उदारवादी हो या निरंकुशवादी हो, अच्छा हो या बुरा हो, दुश्मन सबके होते हैं। तो फिरोज खिलजी के भी दुश्मन थे, क्योंकि सत्ता का लोभ तो सभी को होता है। अब नहीं है क्या? आज भी तो है। आज भी कोई कितना ही अच्छा काम कर ले, उसका भी दुश्मन निकल आता है, क्योंकि भाई उनको दूसरे को सत्ता चाहिए होती है। तो ऐसे ही पहले भी थे। तो इसके फिरोज के समय के विद्रोह को देख लेते हैं। इसके समय में मुख्यतः 3 विद्रोह हुए थे। पहला जो विद्रोह था वो मलिक छज्जू ने किया था। देखो ध्यान से देखना, इसको पॉइंट से ही याद करना, ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपने नोटबुक में, बिल्कुल ऐसे ही लिखना। मलिक छज्जू का पहला जो था विद्रोह था। दूसरा जो विद्रोह था वो सीदी मोला का विद्रोह था। किसका था? सीदी मोला का विद्रोह था। तीसरा विद्रोह था मंगोल विद्रोह। कौन सा था? मंगोल विद्रोह। अब बात करते हैं कि जो मलिक छज्जू थे, ये कौन थे और क्यों इन्होंने विद्रोह किया। तो जो मलिक छज्जू थे ये बलबन के भतीजे लगते थे। क्या लगते थे? ये बलबन के भतीजे लगते थे। और बंगाल में एक जगह है कड़ा माणिकपुर। कड़ा माणिकपुर के क्या थे? ये सूबेदार थे। कड़ा माणिकपुर के क्या थे? ये सूबेदार थे। जो मलिक छज्जू है ये अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जब ये विद्रोह कर देता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको पराजित कर देता है और उस विद्रोह को दबा देता है। लेकिन उसके स्थान पर अपने भतीजे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा माणिकपुर का सूबेदार नियुक्त करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उससे पहले कड़ा या माणिकपुर का सूबेदार कौन था? तो कौन था? मलिक छज्जू था। याद रखना ये बात। इसके बाद आता है दूसरा जो विद्रोह होता है वो होता है सीदी मोला का विद्रोह। किसका विद्रोह होता है? सीदी मोला का विद्रोह होता है। तो ये जो सीदी मोला थे ये ईरान से आए हुए थे और ये ईरान के प्रसिद्ध संत थे। क्या थे? संत थे, सूफी संत थे। और ये बाबा फरीद के शिष्य थे, यानी कि बाबा फरीद के अनुयायी था। बलबन के समय में दिल्ली में बसा था। ये बलबन के समय में ही भारत आकर के दिल्ली में बस गया था सीदी मोला। सीदी मोला दिल्ली में दो व्यक्ति थे, दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था हतिया पायक व निरंजन कोतवाल। हतिया पायक व निरंजन कोतवाल सीदी मोला के साथ मिलकर के इसके खिलाफ फिरोज खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं और इसको गद्दी से हटाना चाहते हैं। इसको क्या करना चाहते हैं? गद्दी से हटाना चाहते हैं। जब ये इसके खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं तो फिरोज ने बाद में इसकी हत्या करवा दी। किसकी? सीदी मोला की। फिरोज खिलजी इससे इतना भयभीत हो गया था, इससे इतना गुस्से में हो गया था सीदी मोला से कि ये उदार होते हुए भी यहाँ पे निरंकुशवादिता का परिचय देता है और सीदी मोला को हाथियों के नीचे कुचलवा देता है। उन्हीं हाथियों के नीचे, पागल हाथियों के नीचे, जिनका इसके पास एक समूह था। तो जो सीदी मोला का निरंकुशता का जो पहला या एक जो महत्वपूर्ण प्रमाण है वो यही मिलता है सीदी मोला की मृत्यु। तो सीदी मोला की इसने क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। इसके बाद में देखो जो सीदी मोला है संत था, सूफी संत था, उसकी ये क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। लेकिन कहते हैं कि इसको एक बद्दुआ लग जाती है फिरोज खिलजी को। और फिरोज खिलजी का जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होता है जिसका नाम होता है शहजादा खान खाना, कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि ये जो है सूफी संत जो सीदी मोला थे उनका ही अभिशाप है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं।
तो जो है शहजादा खान सिद्दीमुल्ला का क्या था, ये अनुयायी था, लेकिन इसकी क्या हो जाती है, बाद में खान खाना की मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो विद्रोह आता है वो आता है मंगोल विद्रोह। कैसा विद्रोह आता है, मंगोल विद्रोह। तो मंगोल जो है अलग अलग शासक के समय में विद्रोह करते गए और अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में ये विद्रोह करते गए। एक समय फिरोज खिलजी का भी आता है जिस समय मंगोल क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इस समय जो सुनाम है, जो सुनाम है और दीपालपुर है और मुल्तान है, सुनामा, दीपालपुर और मुल्तान सीमा पर ये अरकली खां की नियुक्ति करता है। इसका एक पुत्र और होता है, जिसका जो ज्येष्ठ पुत्र था वो था शहजादा खान खाना। इसका दूसरा पुत्र था, उसका नाम था अरकली खां। इसका जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था कदर खां। तो तीन इसके महत्वपूर्ण पुत्र थे, वैसे और भी थे लेकिन मुख्यतः ये तीन इसके पुत्र थे। और सुनामा, दीपालपुर और मुल्तान, इन तीनों की जो सूबेदारी है यानी कि इनका जो सीमा प्रांत है वो किसको नियुक्त करता है, वो अरकली खां को नियुक्त करता है। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण करते हैं। इस समय अब्दुल्ला के नेतृत्व में क्या करते हैं, मंगोल आक्रमण करते हैं। कुछ समय बाद ये देखो, जब अब्दुल्ला के समय में आक्रमण करते हैं तो जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी के और अलाउद्दीन के बीच में कुछ संधि हो जाती है। और संधि ये हो जाती है कि भाई तुम जो है हमारे यहाँ पर आक्रमण ना ही करो तो अच्छा होगा। तो ये अब्दुल्ला इस बात को मान जाता है और वापस चला जाता है। तो इनके बीच में एक समझौता हो जाता है। लेकिन ये जो है अब्दुल्ला का जो पुत्र होता है हलाकू, अब्दुल्ला का पुत्र कौन होता है, जो हलाकू होता है, वो जो है इस बात को या इस संधि को भूल जाता है और इस संधि को तोड़ देता है। ठीक है, तो हलाकू जो पुत्र है, हलाकू का पुत्र उलूग खां, हलाकू का जो पुत्र है, हलाकू का पुत्र उलूग खां है, वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। तो बाद में अब्दुल्ला के बाद में जो आक्रमण होता है वो कौन करता है, हलाकू करता है। फिर उसका पुत्र उलूग खां आक्रमण करता है। जब उलूग खां भारत पर आक्रमण करता है तो इस समय ये 400 साथियों के साथ, ये 400 साथियों के साथ या 400 समर्थकों के साथ भारत में रहने का निर्णय करता है या निश्चय करता है या राजा से अनुमति मांग लेता है। आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद समझौता भी हो जाता है। जब ये उलूग खां आक्रमण करता है तो समझौता हो जाता है। लेकिन ये उलूग खां सुल्तान से परमिशन मांगता है कि साहब हम भारत में रहना चाहते हैं, यहीं रोजगार करना चाहते हैं, यहीं पर नौकरी करना चाहते हैं, हमें एक जगह दे दीजिए, हम वहाँ पर रहने लगेंगे। तो दिल्ली में ये जो है एक जगह दे देता है और वहाँ पर ये 400 समर्थक आकर के बस जाते हैं। जहाँ जहाँ पर इनको क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, रहने सहने के लिए मकान दिए जाते हैं, खाने पीने के लिए इनको भत्ता दिया जाता है और नौकरी के लिए इनको कुछ पद दिए जाते हैं। सेना में इनको क्या दिए जाते हैं, पद दिए जाते हैं। तो ये सब इनकी ख्वाहिशें पूरी की जाती है। जिस स्थान पर ये रहते हैं दिल्ली में, उस स्थान को मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर बस गए थे इसलिए इनको नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। हालांकि मुसलमान भारत में पहले से भी थे, लेकिन जो दूसरे मुसलमान आए हैं वो कैसे मुसलमान हुए, नवीन या नए मुसलमान हुए, उन्हीं को किसके नाम से जाना गया, नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। नवीन मुसलमान क्या है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो नवीन मुसलमान थे किसके समय में आए। तो फिरोज खिलजी के समय में नवीन मुसलमान आए हैं और ये कहाँ बसे थे, मंगोलपुरी में आकर के बसे थे, दिल्ली में। सुल्तान ने अपनी एक पुत्री है जिसका विवाह उलूग खां से किया था। देखो, जब इनका समझौता हो गया था, संधि हो गई थी, तो जो मंगोल आक्रमणकारी था उलूग खां, उसकी बात से ये प्रभावित हो गया था खिलजी, और उसकी बात से प्रभावित होकर के इनको यहीं पे भारत में रखने के लिए इसने अनुमति दे दी थी। जब ये भारत में रहने लगा था उलूग खां, तो इसने, फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उलूग खां से कर दिया। एक पुत्री का विवाह इसने अपनी उलूग खां से किया था और एक पुत्री और थी इसकी जिसका नाम था मल्लिका ए जहां, जिसका विवाह इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से किया था, जो बाद में इसका क्या बना था, दामाद बना था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद हम देखेंगे इसके अभियान को कि इसने कौन कौन से अभियान किए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विद्रोह के बाद पढ़ते हम इसके अभियान के बारे में। तो इसके समय में क्या 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 अभियान हुए हैं, कौन कौन से शासक के विरुद्ध और किस राज्य के ऊपर इसने अभियान किए हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने अभियान किया था रणथंभौर के विरुद्ध। रणथंभौर यानी कि राजस्थान का एक स्थान है रणथंभौर। इसी ने विद्रोह किया था भीलसा के विरुद्ध, जो भीलसा है मालवा में पड़ता है एमपी में। और इसी ने विद्रोह किया था देवगिरी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? देवगिरी के। लेकिन इन अभियानों में मुख्य रूप से जो रणथंभौर है और जो मंदसौर है, मंदसौर और जो रणथंभौर है, इन दोनों अभियानों का नेतृत्व जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। लेकिन जो भिलसा है, चंदेरी है और देवगिरी है, भिलसा, चंदेरी और देवगिरी, इनका अभियान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना रणथंभौर और मंदसौर का अभियान जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में होता है। भिलसा, चंदेरी और देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में होता है। शासनकाल फिरोज खिलजी का ही है, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो अब देखते हैं इसके जो अभियान थे वो कब कब हुए हैं। तो जो पहला अभियान होता है वो रणथंभौर के विरुद्ध होता है। रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर एक जिला पड़ता है राजस्थान में, उसमें एक स्थित दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एक दुर्ग है, जिसको जीतना बहुत ही कठिन था। और ये स्थिति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में भी हुई थी। जब 1290 ईस्वी में ये रणथंभौर के समय आगमन करता है, इस समय यहाँ का जो राजा होता है वो कौन होता है? हमीर देव होता है। ये जो हमीर देव है ये चौहान वंशी है। कैसा है? चौहान वंशी शासक है। ये जो है चौहान वंशी शासक है। इस समय हमीर देव के समय में ये जो चौहान है इनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये दिल्ली सल्तनत को चुनौती देते हैं, दिल्ली सल्तनत को भी जीतने की कोशिश करते हैं। और इसी बात को लेकर के, इसी खतरे को देख करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये अभियान शुरू करता है 1290 ईस्वी में। तो दिल्ली को चुनौती देने के कारण फिरोज को इसका अभियान करना पड़ा। ये दुर्ग जो था इतना सुदृढ़ था कि इसको जीतना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने इसको जीतने का जो सपना था वो त्याग दिया। दुर्ग की सुदृढ़ स्थिति को देखकर उसने इसे जीतने की इच्छा छोड़ दी। और जब इसने इसे जीतने की इच्छा छोड़ दी तो 1291 ईस्वी में, 1291 ईस्वी में ये दिल्ली वापस लौट आया। और दिल्ली वापस लौटने के बाद 1292 ईस्वी में इसने मंदौर पर आक्रमण किया और मंदौर को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। यहाँ पर मंदौर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रणथंभौर है। तो आपसे पूछ सकता है कि रणथंभौर अभियान के समय रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था, किस वंश का था? याद रखना, ये पूछ सकता है। तो हमीर देव था जो चौहान वंश का शासक था। इसके बाद ये 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन को भेजता है और अलाउद्दीन के नेतृत्व में भिलसा अभियान होता है। कौन सा होता है? भिलसा अभियान होता है 1292 ईस्वी में। ये भिलसा जो है मालवा में स्थित है। ये जो अभियान था, भिलसा जो अभियान था, ये साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं था। साम्राज्य विस्तार को देख करके अभियान नहीं किया गया था और ना ही इसमें किसी की हत्या करने का कोई विचार था। ये जो अभियान किया गया था सिर्फ और सिर्फ धन लूटने की लालसा में किया गया था। तो यहाँ से धन लूटकर जब यहाँ से ये क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद भिलसा को जीत लेता है। तो यहाँ पर धन को लूट लेता है। जब ये धन को लूटता है तो उस लूटे हुए धन का एक भाग ये सुल्तान के पास पहुंचा देता है।
और सुल्तान इससे इतना खुश होता है, इसके धन को देख करके इतना खुश होता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी के साथ साथ अवध की सूबेदारी भी दे देता है। किसकी सूबेदारी दे देता है? अवध की सूबेदारी, यानी कि अवध का सूबेदार बना देता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ से धन लूट कर एक भाग सुल्तान के पास भेज दिया। सुल्तान ने संतुष्ट होकर एक एक को कड़ा के साथ में अवध का भी क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। इसके बाद आता है देवगिरी अभियान। क्या आता है? देवगिरी अभियान, जो 1296 ईस्वी में होता है। ये देवगिरी अभियान क्यों होता है, क्या इस अभियान की पृष्ठभूमि है, एक बार वो देख लेते हैं कि कौन सा वो कारण था जिस कारण से भारत के पहले मुस्लिम शासक को दक्षिण भारत में आक्रमण करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो विंध्याचल पर्वत को पार करके आक्रमण करता है, आखिर ऐसा क्या कारण था? तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका एक दोस्त होता है मलिक छज्जू, जो बलबन का भतीजा होता है। तो जो मलिक छज्जू होता है वो इसको उत्साहित करता रहता है, इसकी महत्वाकांक्षा को जगाता रहता है। वो कहता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका राजा तुम्हें बनना चाहिए, उसका शासक तुम्हें बनना चाहिए, तुम ही उसके शासक बनने के लायक हो। तो ये बात जो है अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ जाते हैं कि हाँ, ये जो छज्जू कह रहा है वो सही कह रहा है कि मुझे ही शासक बनना चाहिए, और उसमें योग्यता थी भी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी बातों को मान लेता है और ये कहता है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम दिल्ली सल्तनत के राजा या शासक बन जाए। तो छज्जू कहता है, देखो, शासक बनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है सेना बनाना, और सेना बनाने के लिए जरूरी होता है धन। जब हम धन इकट्ठा करेंगे तो उससे बहुत बड़ी सेना बनेगी, और जब बड़ी सेना बनेगी तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम दिल्ली पर क्या करेंगे? राज करेंगे, शासन करेंगे। तो इसने उत्साहित इसको किया, और भीलसा अभियान के समय में ही 1292 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी नामक स्थान के बारे में पता चलता है। ये जो देवगिरी है महाराष्ट्र में पड़ता है, और देवगिरी के बारे में पता चलता है अलाउद्दीन को कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना धन छुपा हुआ है। इतना धन यहाँ पर है, इतना धन यहाँ पर है कि तुम जो हो अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। तो ये महत्वाकांक्षा इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी है बढ़ जाती है। तो एक ही की महत्वाकांक्षा जो देखो, जब देवगिरी का अभियान होता है वो 1296 में होता है, और 1296 में ही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसका वध कर दिया जाता है। अब उसका वध कैसे होता है, किन परिस्थिति में होता है, उनको हम देख लेते हैं। एक की महत्वाकांक्षा को मलिक छज्जू ने बढ़ाया तथा सलाह दी कि सफल विद्रोह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम्हें एक सफल विद्रोह करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसी धन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भीलसा और देवगिरी के 2 अभियान किए। भीलसा और देवगिरी के 2 अभियान किए। भीलसा का अभियान 1292 में किया और देवगिरी का अभियान 1296 में किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन कथन और डिस्कशन के रूप में पूछ सकता है। कथन या कारण के रूप में आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्या ये कथन है सही है, क्या ये कारण युद्ध का कारण था। तो वो कौन सा कथन या कौन सा कारण हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने देवगिरी पर जो आक्रमण किया वो किस उद्देश्य के लिए किया? क्या उसने धन लूटने या धन की प्राप्ति के उद्देश्य से किया, या साम्राज्य विस्तार के लिए किया? किसके लिए किया? या फिर जो वहां का जो राजा या जो शासक था उसको दंडित करने के लिए इसने आक्रमण किया? तो इसमें कौन सा कथन सही हो सकता है? इसमें एक ही कथन सही है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सिर्फ और सिर्फ धन को लूटने की वजह से या धन को लूटने की लालसा में ही देवगिरी पर आक्रमण किया। न तो उसको वहां के राजा को दंडित करने का कोई भी उद्देश्य था, और न ही अपने साम्राज्य का वो विस्तार करना चाहता था। वो सिर्फ धन और धन लूटना चाहता था।
तो इसी उद्देश्य से इसने आक्रमण किया। और इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। तो जब ये देवगिरी पर आक्रमण करता है तो देवगिरी पर आक्रमण करने से पहले जब इसको पता चल जाता है, भीलसा में छज्जू बताता है कि देवगिरी में बहुत सी सारा धन है, वो एक संपन्न प्रदेश है, वहां से हमें बहुत धन मिल सकता है। तो इसकी ये जो जानकारी है वो अपने चाचा यानी कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भी नहीं देता, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा लेता है। जब सुल्तान इसको चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा दे देता है तो ये चंदेरी पर आक्रमण करता है और फिर उसके बाद भीलसा पर आक्रमण करता है। जब ये चंदेरी और भीलसा को जीत लेता है तो जीतने के बाद में ये वापस कड़ा या मानिकपुर नहीं आता, ये सीधा देवगिरी पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? देवगिरी पहुंच जाता है। और इसकी जानकारी सुल्तान को भी नहीं होती। जब ये देवगिरी पहुंच जाता है, चंदेरी और भीलसा होते हुए देवगिरी पहुंच जाता है। मैं आपको बता दूं, देवगिरी को बाद में जन्नताबाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जन्नताबाद के नाम से जाना जाता है। और इसी देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जाना गया है। अब जन्नताबाद इसका नाम किसने रखा, दौलताबाद इसका नाम किसने रखा, क्यों इसका नाम रखा गया है, वो बाद की बात है। इतना समझ लो कि जो देवगिरी है इसी को क्या कहा गया, इसी को जन्नताबाद कहा गया और इसी को दौलताबाद कहा गया, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये एक संपन्न प्रदेश था, बहुत ही सारा इसमें धन था। इसी वजह से एक ने यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया। और यहाँ का जो राजा है रामचंद्र देव, ये जो है इससे संधि कर देता है, क्योंकि ये इससे जीत नहीं पाता। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इस पर अचानक से आक्रमण कर देता है। और एकदम अचानक आक्रमण को देख करके रामचंद्र देव हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सेना होती है रामचंद्र देव की, वो तैयार नहीं रहती। तो जब ये इस पर एकाएक आक्रमण कर देता है तो ये इससे संधि कर देता है रामचंद्र देव। जब रामचंद्र देव इससे संधि कर लेता है तो इसका एक पुत्र होता है शंकर देव, वो इस संधि को नहीं मानता, वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है इस युद्ध में हारता हुआ नजर आता है शंकर देव से। जब हारता हुआ नजर आता है तो अलाउद्दीन की एक से सेना की जो एक टुकड़ी है वो कहीं ठहरी हुई होती है, तो अचानक से वो लौट आती है, वो युद्ध में लौट आते हैं। जब वो सेना युद्ध में आती है तो शंकर देव समझता है कि ये दिल्ली सुल्तान की सेना है और वो उससे भयभीत हो जाता है। और भयभीत होने के बाद में वो क्या करता है, भाग जाता है। और भाग करके वो जो है इससे अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर लेता है। भाग भी जाता है और अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर लेता है, वो संधि कर लेता है। इस तरह से देवगिरी अभियान को ये सफल बनाता है, यानी कि जीत लेता है और देवगिरी को पूरी तरह से लूटता है। देवगिरी को ये पूरी तरह से लूट लेता है। ना तो ये रामचंद्र देव की हत्या करता है और ना ही ये शंकर देव की हत्या करता है और ना ही अपने साम्राज्य का यहाँ पर विस्तार करता है। ये क्या करता है, सिर्फ धन को ही लूटता है, बहुत सारा धन ये इकट्ठा कर देता है। कुछ इतिहासकार यहाँ पर कहते हैं कि जो रामचंद्र देव है ये इस समझौते के बाद में कुछ शर्तें रखी जाती है कि जो इसकी वार्षिक आय है उसका कुछ परसेंट ये जलालुद्दीन को पहुंचाएगा। जलालुद्दीन या अलाउद्दीन को क्या करेगा, ये पहुंचाएगा। तो ये इसकी रामचंद्र देव शर्त मान लेता है। दूसरी शर्त ये होती है कि जो रामचंद्र देव है इसकी जो पुत्री होती है देवला देवी, उसका विवाह ये अलाउद्दीन से करता है। किससे करता है, अलाउद्दीन खिलजी से इसका विवाह करता है, इतिहासकार कहते हैं। तो रामचंद्र ने संधि कर ली, पुत्र शंकर देव ने एक पर क्या किया, आक्रमण किया, फिर वो भी पराजित हो गया। बाद में क्या कर दी, उसने संधि कर दी। रामचंद्र ने अपनी पुत्री देवला देवी का विवाह एके से कर दिया। ठीक है, तो जब इसका विवाह एके से हो जाता है और ये वापस लौटता है, तो कहते हैं कि वापस लौटते समय इसको ग्वालियर में लूटने का प्लान बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को लूटने का प्लान ग्वालियर में मनाया जाता है। लेकिन वो मनाया क्यों जाता है, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है
अपने चाचा फिरोज खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण करता है और इस बात का अब जो है जलालुद्दीन को पता चल जाता है, जिससे वो इसकी इस हरकत से असंतुष्ट हो जाता है और इसको दंडित करने के लिए कहता है। तो इसको लूटने का प्लान बनाते हैं ग्वालियर में, लेकिन ये ग्वालियर में न रुक करके ये सीधा कहाँ पहुंच जाता है, अपना कड़ा माणिकपुर पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी पूरे धन के साथ। ये दिल्ली भी नहीं पहुंचता, सीधा कड़ा माणिकपुर पहुंच जाता है और इस बात से जो फिरोज खिलजी है वो और ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है, वो और ज़्यादा नाराज हो जाता है। जब वो नाराज हो जाता है तो वो इसको दंड देने की सोचता है, लेकिन इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल जाता है कि जो चचा जान है वो हमसे नाराज हुए हैं, रूठे हुए हैं। तो वो उनको बोलते हैं, अपने चाचा को एक पत्र भिजवाते हैं कि हमने जो किया है वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसके लिए हम चाचा आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये जो जलालुद्दीन था ये बड़ा ही उदारवादी था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये इसकी जो गलती है उसको क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। जब इसकी गलती को क्षमा कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी अब शांत नहीं बैठता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो अब दिल्ली का राजा बनना चाहता है और छज्जू मलिक ने उसको उकसाया हुआ है। तो ये एक षड्यंत्र करते हैं, एक चाल चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को कहता है, जलालुद्दीन को, कि हम जो है देवगिरी को जीत कर आए हैं और उसके उसमें उपलक्ष्य में हम एक समारोह करना चाहते हैं, एक भव्य शानदार पार्टी करना चाहते हैं और आपको भी चाचा उसमें आना है, इनवाइट करना चाहते हैं। हाँ, एक शर्त है कि जब आप आओगे तो अपनी सारी सेना लेकर नहीं आओगे, पूरी सेना लेकर नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ युद्ध थोड़ा ही हो रहा है। अगर आप सेना लेकर आओगे तो यहाँ की जो जनता है वो भयभीत हो जाएगी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है, ठीक है, हम सेना नहीं लेकर आएंगे, कुछ अपने खास व्यक्ति या लोगों को ही लेकर आएंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके झूठे उपलक्ष्य में या समारोह में चला जाता है। तो जब ये गंगा नदी को पार करता है जलालुद्दीन खिलजी, तो एक नाव से गंगा नदी को पार करता है, लेकिन नाव पे सभी व्यक्ति नहीं आ सकते थे। तो ये जलालुद्दीन खिलजी अपने जो साथी है उनको कहता है कि तुम स्थल के रास्ते से आओ, यानी कि जमीनी रास्ते से आओ और मैं गंगा नदी को क्या पार करके पहुंचता हूँ। तो वो गंगा नदी को पार करके दूसरे तट पर जलालुद्दीन पहुंचता है। अब जब जलालुद्दीन पहुंचता है तो वहां पर उसके गिने चुने ही साथी होते हैं, 5-7 साथी होते हैं। तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी इसको गले मिलाता है और गले मिलाने के साथ साथ में इसका जो एक सेनापति होता है या एक साथी होता है जिसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन को ये इशारा कर देता है अलाउद्दीन खिलजी की अब चचा जान को तोहफा दे दो। तो ये जब चचा जान को तोहफा देते हैं तो इसके हाथ में तलवार होती है इख्तियारुद्दीन के, और ये जो है इसके फिरोज खिलजी का सर कलम कर देता है, काट देता है। कहते हैं कि जब ये इसका सर काट देता है तो अलाउद्दीन खिलजी इस कटे हुए सर को या धड़ को, वो कटे हुए जो सर है उसको भाले की जो नोक होती है उसमें गाड़ देता है, यानी कि उसको ऐसे रख देता है भाले की नोक पर। जब भाले की नोक पर उसको रखता है तो उसको पूरे दिल्ली में घुमाता है, हरम में भी घुमाता है, जो हरम था उसमें भी घुमाता है, पूरे दिल्ली में घुमाता है, जिससे जनता बहुत भयभीत होती है इस दृश्य को देखकर और पूछती है कि ये दृश्य, ये घटना जो घटी है वो आखिर किसने की है। तो पता चलता है कि ये जो कहानी है या जो ये घटना की है किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। तो अलाउद्दीन खिलजी का भय जनता में उत्पन्न हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1296 ईस्वी में वध करता है और 1296 ईस्वी में ही वो गद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली सल्तनत की। तो इस तरह से वो शासक बनता है।
फिरोज खिलजी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस घटना में मलिक फखरुद्दीन, देखो ये जो घटना घटती है मारकाट की, तो इसमें जलालुद्दीन के सभी साथियों को मार दिया जाता है। सिर्फ एक साथी बचता है जिसका नाम है मलिक फखरुद्दीन। तो मलिक फखरुद्दीन को छोड़कर सुल्तान के सभी साथियों को मार दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला ऐसा शासक तो नहीं था उस समय, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ही भी पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम जो व्यक्ति था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। किसके नेतृत्व में? किसके शासनकाल में? फिरोज खिलजी के शासनकाल में और खुद के नेतृत्व में। यानी कि दक्षिण भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन शासनकाल किसका था? फिरोज खिलजी का, ये याद रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण भारत जीतने वाला या विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इतिहास, जो यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास।